हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो लिखी है खुशबंत सिंह ने। और इसकी मैं लाइन बाय लाइन आपको समरी और एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इसको सुनने के बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सुनने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो आई प्रॉमिस आपको ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा जो आपको ना याद रहे। स्टोरी के लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताऊंगा जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अगर आप उनको ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसकी लाइन बाय लाइन स्टोरी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, खुशबंत सिंह की ये रियल लाइफ स्टोरी है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दो कैरेक्टर ही हैं, ऑथर मतलब राइटर खुशबंत सिंह खुद और उनकी ग्रैंडमदर, उनके बारे में है। अब हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खुशबंत सिंह के बारे में। वो एक नॉवेलिस्ट हैं, इंडियन नॉवेलिस्ट थे, लॉयर, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने ये बहुत ही इनकी फेमस स्टोरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में। तो ऑथर बताते हैं कि किस तरह से दूसरों की दादी की तरह जो एक ओल्ड लेडी थी, मतलब 20 सालों से वह उनको एक ही जैसा देखते हैं, ओल्ड और रिंकल्ड। लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत प्रिटी और ब्यूटीफुल थी वो यंग एज में, और उस समय उनके हस्बैंड भी थे। लेकिन इस बात पर जो ऑथर हैं उनको यकीन करना मुश्किल लगता है, मतलब जो लड़का है उसको। और जब वो कहते हैं कि मैं मेरे दादा की फ़ोटो देखता हूँ जो उनकी पोर्ट्रेट है, ड्राइंग रूम में मेटल पीस के ऊपर टंगी थी, पगड़ी पहने हुए और लूज़ फिटिंग क्लोथ्स में, उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी चेस्ट का ज़्यादातर भाग कवर किए हुए थी, और वह लगभग 100 साल के लगते थे। वह ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी एक वाइफ और बच्चे थे, बल्कि ऐसे लगते थे जैसे बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रन थे। दादी का यंग और प्रिटी लगना भी यह सोच रिवोल्ट जैसी लगती थी, लगती थी राइटर को। वह हमेशा बताती थी कि बचपन में मतलब दादी अपने ग्रैंडसन को बोलते थे कि कौन कौन से गेम हैं जो वो दादी खेलती थी, और हमें बहुत अजीब लगता था कि जैसे वो सब पुरानी कोई फेबल बता रही हों। मतलब उन दादी की बातों पे राइटर को यकीन नहीं होता था। वह थोड़ी मोटी, छोटी और स्लाइटली बेंट रहती थी। उनके रिंकल्स जो थे वो क्रिस क्रॉस जैसे पूरे चेहरे पे थे, और हमें लगता था कि वह हमेशा ऐसी ही थी जैसे हम उन्हें अभी देखते हैं। काफ़ी बूढ़ी, और अब ज़्यादा बूढ़ी नहीं होंगी वो, क्योंकि वह लगभग 20 सालों से एक समान लग रही हैं। वह कभी प्रिटी नहीं लग सकती थी, हाँ वह खूबसूरत जरूर थी। ये मतलब राइटर का आप ऑब्जर्वेशन देखो, वो किस तरह से बता रहे हैं कि वो प्रिटी नहीं लग सकती हैं लेकिन खूबसूरत जरूर थी। वह लंगड़ाते हुए घर में टहलती थीं, अपना एक हाथ कमर पर रखकर झुके हुए, और दूसरे हाथ में हमेशा उनके माला होती थी। उनकी जो सिल्वर कलर की लट, उनका मतलब लॉक हमेशा ही हिलती रहती थी उनके पेल फेस पे, मतलब जो चेहरा उम्र के हिसाब से थोड़ा पीला पड़ गया है। और उनके होठों से हमेशा ही अनऑडिबल, मतलब सुनाई नहीं देती थी, लेकिन एक प्रेयर हमेशा चलती रहती थी, मतलब वो हमेशा प्रे करती रहती थी, माला जपती रहती थी। हाँ वह खूबसूरत थी। जैसे कंपेयर भी किया है राइटर ने, लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स मीन्स, मतलब एकदम शांत, उनके चेहरे पे शांतपन देख सकते हैं, कंटेंटमेंट देख सकते हैं, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। जो यहाँ पर है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब कि बिल्कुल ही स्ट्रेस से दूर। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वो सिटी में रहने के लिए गए थे, क्योंकि उस समय रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो यहाँ पर छोड़ के और वहाँ गए थे ताकि सब व्यवस्था कर सकें। और तब से मैं और दादी हम लोग लगातार साथ हैं। वह मुझे सुबह उठाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह हमेशा मॉर्निंग प्रेयर गाती थी,
हाँ, उनकी प्रेयर मोनोटोनस वे में होती थी, मतलब वो एक ही वे में हमेशा गाती रहती थी, चाहे वो बाथ लेते समय, मतलब नहाते समय हो, या मुझे तैयार करते समय हो, ये सोचकर कि अगर मैं वो सुनूंगा तो मुझे भी याद हो जाएगी। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन कभी याद नहीं कर पाया वो प्रेयर। वह मेरी वुडन स्लेट साफ करती थी। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, अब लोगों के पास वुडन स्लेट नहीं होती है। पहले रंगीन चौक और वुडन स्लेट पे मतलब उसको साफ करके इंक पोर्ट से लिखना, तो वही बातें बता रहे हैं राइटर कि वुडन स्लेट साफ करती थी, रंगीन चौक, इंक पोर्ट सब मुझे देती थी, और साथ में सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, क्या ब्रेड मतलब चपाती पर वो बटर और शुगर लगाकर दे देते थे, और साथ में ब्रेकफास्ट करके ये लोग साथ में सुबह स्कूल जाते थे। और स्कूल जाते समय वह हाथ में बहुत सारी चपाती भी ले लेती थी, जिससे कि वो विलेज डॉग्स जो मिलेंगे उन सबको खिला सकें। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि मेरी स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ में अटैच्ड थी, और उस वजह से सुबह सुबह प्रीस्ट जो हैं हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। जब बच्चे बरांडा में रो में बैठकर अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर गाते थे, उस समय हमारी जो दादी हैं वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मतलब जो भी धार्मिक किताबें होती हैं उनको पढ़ती थी। जब स्कूल का टाइम ख़त्म होता था, मतलब हम दोनों लोगों का ही टाइम ख़त्म होता था, तो हम साथ में वापस लौटते थे, और उस समय पे ही विलेज डॉग जो हैं हमें वो टेम्पल डोर पे ही मिलते थे। वह हमारे साथ घर तक आते थे, एक दूसरे से लड़ते हुए, क्योंकि रोटी के लिए जो दादी उनको खिलाती थी देती थी, एक दूसरे पे वो भौंकते भी थे, बाकी भी करते, लड़ते भी थे। जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से सिटी में सेट हो गए, तब उन्होंने हमें भी बुलाया। यह समय जो था, राइटर कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती के लिए, मतलब दादी और राइटर, दादी और पोते के बीच में वो टर्निंग पॉइंट था। हालांकि हम एक साथ शेयर करते थे एक ही रूम, लेकिन मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। अब मैं इंग्लिश स्कूल में बस से जाता था, वहाँ स्ट्रीट्स में डॉग भी नहीं थे, तो क्या किया दादी ने, स्पैरो जो वहाँ कोर्ट यार्ड में रह थे, वहीं उनको ब्रेड खिलाती थी। समय के साथ हम एक दूसरे से को बहुत कम देख पाते थे। वह मुझे सुबह उठाती थी और रेडी करती थी। जब वापस आता तो पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स, वेस्टर्न साइंस और लॉ और मैथमेटिक्स, जो भी चीज़ें वो पढ़ता था, मैं उनके बारे में जानकारी देता था, जिससे वो नाखुश हो जाती थी। वह मेरी लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती थी, वह उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी जो मुझे स्कूल में सिखाते थे, और वह नाखुश थी क्योंकि जब वह गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में मतलब राइटर को नहीं पढ़ाया जाता था। एक दिन जब मैंने अनाउंस किया कि हम लोगों को म्यूजिक लेसन सिखाया जाएगा, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मतलब जो बेगर्स हैं या जो फोक, इस म्यूज़िक की तालीम इस तरह से नहीं देनी चाहिए। शायद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी उनका डिसअप्रूवल दे रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे रेयरली ही बात की, रीज़न कोई भी हो, पर वो थोड़ा कम बात करने लगी। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मेरा खुद का रूम मिल गया, और दादी ने इस जो सेक्लूजन है, जो अलग होना है, उसको भी एक्सेप्ट किया। वह रेयरली ही किसी से बात करती थी। वह सनराइज से सनसेट तक अपनी स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती थी और प्रेयर को रिसाइट करती थी। सिर्फ दोपहर में वो थोड़ा सा आराम करती थी, रिलैक्स करती थी, जब वह स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। तब वह बरांडा में जाके, बरांडा जो रूम के बाहर जो जगह होती है अटैच्ड, में बैठकर ब्रेड को तोड़ती थी और डालती थी। उस समय हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, स्पैरोज़ वहाँ आती थी और आवाज़ करती, मतलब चिर्पिंग करती थी। कुछ स्पैरोज़ उनके पैर पे बैठती थी, कुछ शोल्डर्स पे, तो कुछ उनके हेड पे। वह स्माइल करती थी, लेकिन कभी भी किसी स्पैरो को भगाती नहीं थी। यह आधे घंटे का जो समय था, उनके लिए दिन का हैप्पीएस्ट
टाइम होता था। जब मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का प्लान किया, मैं श्योर था कि दादी अपसेट हो जाएंगी। मैं 5 साल दूर रहने वाला था घर से, और उनकी उम्र जिस लेवल पे थी वो कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन दादी समझ सकती थी ये सब। वह बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन दिखाए। उनके लिप्स प्रेयर कर रहे थे और उनका माइंड प्रेयर में खो गया था। उनकी उंगलियां माला जपने में बिजी थी। उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया, और जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच जो ये लास्ट साइन है, मतलब फिजिकल कांटेक्ट का ये लास्ट साइन उसको महसूस हो रहा था राइटर को। लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं 5 साल बाद वापस आया, वह मुझसे मिलने स्टेशन पर आई थी। वह एक दिन भी ओल्डर नहीं लग रही थी, मतलब जैसा 5 साल पहले छोड़ के गया था राइटर, बिल्कुल वैसी की वैसी ही लग रही थी। उनके पास आज भी वर्ड्स नहीं थे। जब उन्होंने मुझे गले लगाया, मैं तब भी उनकी प्रेयर्स सुन सकता था जो वो रिसाइट कर रही थी। मेरे आने के दिन भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था, जो स्पैरो को फीड करना, मतलब स्पैरोज को खाना खिलाना। शाम को उनमें एक चेंज देखने को मिला। उन्होंने प्रेयर नहीं की। उन्होंने आसपास की विमेन को बुलाया, ओल्ड ड्रम जैसे ढोलक हम कहते हैं उसके साथ गाना शुरू किया। सेवरल आवर्स तक ढोलक बजाती रहीं और होम कमिंग वॉरियर्स के वो गीत गाती रहीं। हमें आखिर में उन्हें समझाना पड़ा और स्टॉप करवाया कि ये चीज़ें इसलिए बंद हों, नहीं तो उनको ओवर स्ट्रेन ना हो जाए। यह पहली बार था जब मुझे पता चला कि दादी ने प्रे नहीं की थी। अगले दिन वह बीमार हो गई। हल्का फीवर था। डॉक्टर ने कहा कि इट वुड गो, लेकिन दादी ने अलग सोचा। हालांकि डॉक्टर का ये कहना था बुखार चला जाएगा, लेकिन ये दादी को थोड़ा सा उन्होंने अलग वे में लिया और उन्हें लगा कि उनका जो हर एंड वॉज नियर। तो उन्होंने कहा कि आखिरी कुछ पलों में, जैसे लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, शी हैड ओमिटेड टू प्रे। वह अंत समय में क्या हुए, थोड़ा भी समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बात करके। हमने प्रोटेस्ट किया इस बात को, लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट इग्नोर कर दी। उनके लिप्स स्टॉप हो गए। माला उनके हाथ से गिर गई। उनके चेहरे पे पीस थी और शी वॉज डेड, वो मर गई थी। हमने सभी कस्टम्स को फॉलो किया और उनके फ्यूनरल के सभी अरेंजमेंट्स किए। उनके जैसे ही जब उनकी डेथ हुई तो स्पैरो ही बैरंडा में आए कई सारे, लेकिन सब खामोश थे। नो चिरपिंग, बिल्कुल खामोश। हमने बर्ड्स के लिए भी बहुत सॉरी फील कर रहे थे। तभी मेरी माँ ने उन्हें खाने को दिया, लेकिन बर्ड्स ने कोई भी मतलब नोटिस ऑफ ब्रेड, बिल्कुल ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया। जब हम दादी की जो कॉर्प्स है, उनकी डेड बॉडी है, उसको लेके चले तो साथ में स्पैरो भी सभी शांति से उड़ गए और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। नेक्स्ट डे स्वीपर ने सभी जो ब्रेड क्रम्स थे उनको डस्टबिन में डाल दिया। और यहाँ पर स्टोरी खुशबंत सिंह की ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ख़त्म होती है। मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस बता रहा हूँ जो आपको याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट serenity, a turning point, accepted her seclusion with resignation, a veritable bedlam of chirpings, frivolous rebukes, the sagging skins of dilapidated drum। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को समझें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरी आपको सभी वीडियोस मिलती रहें लगातार। थैंक यू सो मच।